ओम। धीरे से दोनों हाथों पर रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। अब में से माइक खोल के बताइए कि आप लोगों ने कल का रिवाइज किया। यस मैम, यस। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, एक रिवीजन करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, हमने कुछ डायरेक्शनल टर्म पढ़े थे। मैं एक एक करके नाम बोलती जाती हूँ, आप लोग बस उसके अर्थ को बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में बताइए, ये किसको बोलते हैं? इंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक। ठीक है, मिड लाइन किसे बोलते हैं? पास और बॉडी को लाइक मिड लाइन। ऐसे में ना कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ऐसा करती हूँ, एक एक इंसान का नाम लूंगी और बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेटरल और मीडियल किसे कहते हैं? मिड लाइन से सॉरी, मैं नाम मिड लाइन से बताइए। उसे कहते मिड लाइन से जो जूलियन एंगल से लेटरल करेंगे, और मिड लाइन से जो पास में उसे मीडियल करेंगे। जो हमारा हेड वाला रीजन है, वो हमारे नेवल से सुपीरियर है या इंफीरियर है? एक मिनट, किरण जी बताएंगी। सुपीरियर और इंफीरियर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कल। किरण जी। जी मैम। सुपीरियर इंफीरियर आपको समझ आया था? जी मैम, थोड़ा थोड़ा आया था। अब जितना आया था उसमें ही बताइए। जो हमारा नेवल है, मतलब हमारी नाभि है, उसके सापेक्ष में हमारा सर जो है सुपीरियर है या इंफीरियर है? सुपर ईयर मैम। ठीक है, और हमारे लेग्स क्या होंगे? इंफीरियर होंगे। ठीक है, प्लेन्स ऑफ बॉडी के बारे में बताएंगे। ये फ्रंटल पेन किसे कहते थे? जो बॉडी को फ्रंट और बैक साइड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेजाइटल किसे कहेंगे? रश्मि जी। मैम, बॉडी को मतलब जैसे कहीं से भी हम कट करते हैं, या सही है ना? राइट और लेफ्ट हिस्सों में जब बॉडी को कट कर देंगे तो उसको बोलेंगे सेजाइटल, और उसी में अगर बीच से कट करेंगे तो वो मिड सेजाइटल होगा। ट्रांसवर्स, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, ये टर्म्स पढ़े थे। कैविटीज में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल कैविटी किसे कहते हैं? डॉर्सल की कैविटी किसे कहते हैं? डॉल्सर पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं अपने शरीर के। और हाँ, और वेंट्रल कैविटी किसे बोलते हैं? सामने लेते हैं। हम्म, ठीक है, डॉर्सल पीछे वाले हिस्से को नहीं बोलते, जो पीछे कैविटी है उसको डॉर्सल हाँ, कैविटी मैम, बोलते एक क्वेश्चन करना था मुझे कि कैविटीज तो अपने दांतों में रहती है ना, वो है ना कैविटीज? ये कौन सी कैविटी, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब कि क्या है ये कैविटी? देखिए, दांतों वाली कैविटी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दांतों के सड़ना को कैविटी बोलते हैं। कैविटीज इन टीथ। ये जो कैविटी है, ये खोखले जो हिस्से है ना, गुहा जो बोलते हैं, उसको कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जी, मतलब जो खाली जगह उसको खोखले हिस्से को बोलते हैं। उसको कैविटी बोलते हैं। आपके नोज, जैसे नोज है, नोज के बीच में छेद है, उसको कैविटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो एरिया जो है कैविटी, हाँ, टूथ डिके को कैविटीज बोलते हैं। जो आप बोल रहे थे वो वाली कैविटी है, ये दूसरी। ठीक है,
अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेकेंड पार्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कल मैंने आप लोग को एनाटॉमी की जब डेफिनेशन बताई थी, तो जो माइक्रोस्कोपिक टर्म होता है उसको पढ़ने के लिए एक और उसका नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज नोन एज, किसी को याद नहीं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। एनाटॉमी किसे बोलते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर को। और जो मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं उसको ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, और हिस्टोलॉजी उसको बोलते हैं जिसमें हम टिश्यूज, सेल्स और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। आज हम हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हर चीज की स्टडी का अलग अलग नाम होता है, वैसे ही साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोस जो होता है उसका मतलब होता है सेल, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। पर ये जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा जाता था। आज के डेट में जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ सेल, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये बायोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग हमेशा से सेल पढ़ते आए होंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी? यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं चेंज कर दूँ। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डेफिनेशन कोई बता सकता है? जो शरीर में सूक्ष्मतम रूप से होती है, हमारा शरीर जैसे करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना होता है, उसमें आकार में सूक्ष्म होने के कारण उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, और इन सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं को ही बोलते हैं, मतलब सेल। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज नोन एज सेल। मतलब जो हमारी जैसे आपने हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में मैंने बोला कि जो हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, वो भी सबसे छोटा हिस्सा, उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सब यूनिट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। और एक सेल थ्योरी है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिखा कि सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि हर जो जीवित चीज है उसमें उसके अंदर एक सेल तो होगा ही, मतलब सेल रहना जरूरी है। ठीक, अब हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने जाएंगे। कहाँ गया से? कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो एक बार रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम जब सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस इंडिविजुअल कंपोनेंट विद स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो हर हर जो उसके अंदर कंपोनेंट है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, ये जो हमारा सेल है उसका सबसे जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, जो सेल है उसके अंदर जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल बोलिए या द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहेंगे? जो सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स, ऑर्गन जो सेल के ऑर्गन है उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, पर ऑर्गेनेल्स इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे क्योंकि मैंने आगे की स्लाइड में अलग से सबके स्ट्रक्चर नहीं लगाए हैं। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, मतलब जो हमारी सेल की दीवार है,
इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो तरल पदार्थ है जिसके वजह से ये जो ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर टिके हुए हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन का सेल का सेंटर होता है, सेल का ब्रेन भी होता है, जो हमारे सेल के सभी फंक्शंस को कैरी आउट करता है। और सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो भी उसके अंदर ऑर्गन्स है, जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो राजमा के आकार में बना हुआ है, और फिर उसके बाद है गोल्जी एपरेटस, जो ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर में दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसमें चिपका हुआ है, किसके अंदर रहता है ये, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और कौन सा है, लाइजोसोम, जो सुसाइडल बैग होता है हमारे सेल का, और ये सेंट्रियोल्स, और ये न्यूक्लियर एनवलप। जैसे कि सेल का एक आउटर कवरिंग है, वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। और कोई पार्ट तो नहीं छूटा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमारे सेल के अंदर होते हैं, हम अभी इसे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम इतने सारे याद करने पड़ेंगे? आप लोगों को बस थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, आप मतलब याद, हाँ थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। ये आज की जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी और मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगी, आप बस एक बार इस डायग्राम को बनाइएगा और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आप को समझाइएगा और ये सब चीजें लिखिएगा, आपको खुद ब खुद वो चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर से जब हमें जरूरत पड़ेगी इसी डायग्राम को देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन forms the outermost boundary of cell. सेल की जो outermost boundary है उसको क्रिएट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। It regulates entry and exit of substances to and from the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, आप लोग ना, मैं पढ़ा रही हूँ उसी के साथ लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये हिंदी इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आता वो भी साथ में हो जाएगा। इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो आपके सरल भाषा में समझ में आता है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम, क्या हुआ, वो एंट्री और एग्जिट, हमारे सेल के अंदर क्या चीजें आएंगी क्या चीजें जाएंगी उसका देख लेखा जोखा जो करता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो लेयर्स होती है फॉस्फोलिपिड की, जो कि प्रोटीन और शुगर से एम्बेल्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब है, सॉरी मैं डायग्राम लगाना भूल गई इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको ना गूगल से देखेंगे। आप लोगों ने कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है जो ऐसे रफ टाइप में होता है, या मैं एक बार गूगल से दिखा दूं? यस मैम देखा है। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे, दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें दो लेयरें होती है, ऊपर और नीचे, फॉस्फोलिपिड की होती है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोटीन और शुगर जो होते हैं फिट होते हैं, ऐसे ऊपर में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब दो लेयर तो होती ही है, एक फॉस्फोलिपिड होती है एक कोलेस्ट्रॉल लिपिड होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हेड, फॉस्फोलिपिड जो होता है उसका एक सर होता है विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग, जैसे कि ठीक है, ये सपोज टू से एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, इसका ये हेड है और ये टेल है। तो जो फॉस्फोलिपिड का हेड है, मेरी वीडियो आप लोग को क्लियर दिख रही है? जी मैम। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड का हेड है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, मतलब जब इस सपोज टू से ये सेल की वॉल है और इसके पास वाटर आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, पर जो उसका टेल है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हीटिंग होता है। जब इसके पास वाटर आएगा तो वो उसको दूर की ओर करेगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। जब फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, अरेंज होती है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में,
आप लोगों ने सैंडविच देखा है, 2 ब्रेड एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, वैसे ही फॉस्फोलिपिड जो होती है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में होती है, विच इज हाइड्रोफिलिक हेड अलाइन ऑन द आउटर सरफेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सपोज टू से ये ब्रेड का 2 टुकड़ा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। तो जो ऊपर वाले हिस्से में क्या लगा रहता है, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो नीचे वाले लेयर में क्या लगा रहता है, सॉरी, सेंट्रल लेयर जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, जो वाटर को रिपेल करती है, मतलब अपने से दूर करती है, ठीक है। दिस डिफरेंस इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये जो डिफरेंस है यही मेम्ब्रेन को, मतलब हमारे जो भी तरल पदार्थ या जो भी पदार्थ हमारे सेल के अंदर आना चाहते हैं उसका आना और जाना को देखती है, ठीक है। एक बार ना हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। मैम आप बेक वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बैक वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये देखिए, ये जो लिखा है ना, ये हाइड्रोफोबिक। वो फॉस्फोलिपिड। हाइड्रोफिलिक से है। ये जो मैंने 2 हाईलाइट टर्म किया है यही दोनों है, ठीक है। डायग्राम मैं एक बार ट्राई करती हूँ इसी में बनाने की। ऐसा कुछ करके ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, बाई लेयर, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर और ये नीचे वाला लेयर होगा, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला लेयर है ये हो गया हाइड्रोफिलिक, और जो नीचे वाला लेयर है हाइड्रोफोबिक। पर डायग्राम जब हम देखेंगे वो कुछ थोड़ा सा और भी अलग होता है, तो लास्ट में डायग्राम देखेंगे, या फिर मैं जब स्लाइड शेयर कर दूंगी आप लोग को तो उसमें डायग्राम लगा के, ठीक है, क्योंकि अभी गूगल से करने में थोड़ा टाइम चाहिए। अब इतना समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी को? किसी की आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आया? आ गया मैम, थोड़ा सा आ गया। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा चीजें जाने में टाइम लगेगा, पर खुद से भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक जी है। मैम। पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। Entire content within the cell membrane except nucleus is known as cytoplasm, ठीक है। यही चीज 2 बार लिखी हुई है, द होल इनसाइड ऑफ सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो हमारा सेल है उसमें जो एंटायर कंटेंट है, इसके लिए तो हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये हमारा सेल है, इसमें जितना भी ये लिक्विड, ये जो क्रीम कलर एंड ब्राउनिश कलर दिख रहा है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। बस इसका जो ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता, बाकी सब चीजें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। The whole inside, cell growth, respiratory mobility, digestion, excretion, metabolism, reproduction, etc. depends on the cytoplasm. ये सारे फंक्शन, सेल की ग्रोथ, हमारी रेस्पिरेशनल, हमारा जो डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, ये सभी साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन भी है। The cell consists of plasma membrane inside which number organelles subtended in watery fluid called cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म की यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन लिख दी गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो नंबर ऑर्गेनिल्स है, मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्गन्स है उसके, वो एक वाटरी फ्लूइड के अंदर जो लटके हुए होते हैं, सबटेंडेड होते हैं, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ से हम ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिल्स लिटरली मीन्स स्मॉल ऑर्गन, have an individual and highly specialized function and are often enclosed in the whole membrane with cytoplasm, ठीक है। जो ऑर्गेनिल्स होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन्स, ये इंडिविजुअल और हाईली स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए,
ये हमारा सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स हैं। ये लोग अपने आप में इतने स्पेसिफाइड होते हैं कि इनके खुद के अपने फंक्शन होते हैं और इनके अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद ये कौन कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं ये देख लीजिए। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइसोसोम होता है और साइटोस्केलेटन होता है। इतने सारे हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिसे ऑर्गेनिल्स कहते हैं। स्लाइड चेंज करती हूँ, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, देखिए अब ये एक बार देख लेते हैं साइटोप्लाज्म और हमारे सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा अलग से डिस्टिंग्विश किया है। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिविंग चीजें होती हैं और कुछ नॉन लिविंग चीजें होती हैं। तो लिविंग क्या क्या है, जीवित क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लाज्मोसिन, वॉल्क्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, इंट्रासेलुलर फिब्रिल्स, ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इतना नहीं पढ़ेंगे, ऊपर की ये 5-6 चीजें पढ़ेंगे इसमें से। और नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है, बस ये एक जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारे सेल के अंदर, जैसे कि सोलुबल कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें जब मैं डाइट पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब होता है हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर में। और इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, ग्लाइकोगन। और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट, ठीक है। मैम, जो नॉन लिविंग है इनका काम क्या रहता है? नॉन लिविंग का काम रहता है ट्रांसफर करना। और जैसे कि मैंने आप लोग को क्या पढ़ा रही थी अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि उसके अंदर प्रोटीन और शुगर होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर है, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर में हेल्प करता है बॉडी में। जो भी सेल में आदान प्रदान का कार्य है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। और जैसे ये कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीजें है ना, ये रहेंगी तभी वो चीजें आसानी से हो सकती है। सो NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और फॉस्फो ऐसा कुछ होता है, फॉस्फो। लिखे क्या इनको? लिखे क्या? अभी नहीं लिखिए, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी ना, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा लिख के बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोसोल पढ़, सॉरी साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब जाते हैं थोड़ा अंदर की ओर, जैसे मैंने पहले ही बताया था हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। तो हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। वो भी किससे, ऑर्चिड सेल से, ठीक है। ऑर्चिड एक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पक्षी, उसके सेल से उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में सभी जितने भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये एक एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, हमारे जो मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि एग्जाम में इजी चीजें नहीं पूछी जाती, पूछा जाता है एक्सेप्शन और ये सब, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजों को याद रखेंगे। The nucleus is within the cytoplasm and is bounded by a double layer nucleus membrane with many pores. ठीक है। सबसे पहली चीज, एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है पर मैं बताती हूँ। न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनिल्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने सभी ऑर्गन्स के बारे में बताया था, तो सबसे जो बड़ा ऑर्गन है हमारे सेल का वो है न्यूक्लियस। अब देखते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है और वो क्या रहता है मैम ये न्यूक्लियर सेल का सबसे बड़ा? ऑर्गेनिल्स, ऑर्गन, ठीक है। ठीक,
Nucleus is specialized double membrane bound at protoplasmic body which contain all genetic information for controlling cellular metabolism and transmission of posterity. न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी इसके अंदर होती है, बाउंड होती है। और ये जो होता है हमारे सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और क्या क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन करता है टू पोस्टेरिटी, ठीक है। एक बार इस पोस्टेरिटी का मतलब देखते हैं, क्योंकि तंत्रिका टिश्यू The future and living land posterity in anatomy. तंत्रिका को बोलते हैं। हाँ अच्छा, हो सकता है, मतलब फ्यूचर जनरेशन मतलब अनुवंश जो बोलते हैं ना, जैसे कि ये जो अब मुझे समझ में आ गया, फ्यूचर जनरेशन। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये एक अलग बात। फिर उसके बाद इसने क्या बोला कि ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। और ट्रांसमिशन टू पोस्टेरिटी मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके अंदर जो हमारे गुण आएंगे वो जो है न्यूक्लियस उसको मैनेज करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि माँ से बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे हमारे मम्मी से हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, वैसे ही, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटी। ये बात फिर डबल बोल दी गई। ये हमारे बॉडी का मतलब सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर ये हमारी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल रूम ऑफ सेल, ठीक है। इसको हमारे सेल का क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम कहते हैं। The nucleus contains body genetic material which directs all the metabolic activity of the cell. This consists of 46 chromosome. ये ध्यान रखेंगे, ये कितने क्रोमोसोम कंटेन करता है, 46, which are made by deoxyribonucleic acid. कोई इसको बताएगा ये क्या होता है? डीएनए, यस। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। Except during cell division, the chromosome resemble a fine network of thread called chromatin. जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं, रिसेंबल हो जाते हैं और वो हो जाते हैं क्रोमोटिन, ठीक है। उसका नाम तब क्रोमोटिन हो जाता है। विथ न्यूक्लियस इज ए रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही एक रफली स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब खुदरा सा गोला स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, विच इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर, सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो हमारे बॉडी जो हमारा सेल है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोस। ये शब्द मेरे से ये नहीं हो रहा, न्यूक्लियोलस। और ये जो होता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो राइबोसोम किससे बनता है, इस वाले टर्म से, न्यूक्लियोलस, ठीक। एक बार फिर से स्ट्रक्चर में जाएंगे। ये था हमारा सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, जिससे क्या बनता है, राइबोसोम बनता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। न्यूक्लियस, ठीक है। आपको कहीं पे कुछ डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस बन गया, राइबोसोम निकल गया। अब आगे के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेकंड ना, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी आज स्लाइड ऊपर नीचे हुई है। सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ चीजें डबल लिखी हुई हैं तो उसको एक एक बार इधर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक एक्सटेंसिव सीरीज होती है ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनियस चैनल इन साइटोप्लाज्म। देखते हैं क्या है ये। कहाँ है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक स्मूथ चैनल जैसा स्ट्रक्चर। देखिए ये कैसे बना हुआ है, छोटे छोटे चैनल्स की तरह, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसिस करता है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन को, एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है। Some of the lipids are used to replace and repair the plasma membrane and membranes of organelles, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे बस इतना लिख दीजिए कि ये लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसके लिए हेल्पफुल है। और जो होता है लिपिड्स, ये जो लिपिड शरीर में देता है, मतलब सॉरी सेल में देता है, वो किस लिए यूज होता है? रिप्लेस एंड रिपेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ गड़बड़ आ गई या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चोट आ गई सपोज टू से, तो उसके रिपेयर में जो हेल्पफुल है वो लिपिड काम करता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज स्टार्ट विथ राइबोसोम। ये जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। दिस आर द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है। और फिर विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल, ये जो प्रोटीन बनाता है वो हमारे सेल से बाहर निकलते हैं, दैट इज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दैट लीव द पेरेंट सेल बाय एक्सोसाइटोसिस टू बी यूज्ड बाय सेल एल्सवेयर, ठीक है। तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये एक अलग बात हो गई। फिर क्या है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? ये जो प्रोटीन्स बने, ये एक सेल है, उससे ये जो प्रोटीन बने वो एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में होते हैं, और ये निकल के जब एक सेल का डिवीजन होता है तो ये निकल के पेरेंट सेल से दूसरे सेल में यूजफुल होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं। तो एक पेरेंट सेल से दूसरा सेल बनता है, तो उस प्रोसेस में ये हमारे बॉडी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ? समझ आ रहा है ना सबको? जी मैम आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, आज इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा कम आ रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं मैम। आज डायग्राम की थोड़ी कमी हो गई, मुझे ऐसा लगता है। मैं ना इसको कल आपको भेजूंगी और इसमें कुछ डायग्राम्स और भी डाल डाल के भेजूंगी, ताकि हर चीज का एक एक डायग्राम रहे तो वो आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर जाके देखते हैं क्या था ये देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चैनल लाइक स्ट्रक्चर तो है, पर ये कितना स्मूथ है, देखिए दिखने में भी लग रहा है कि हाँ ये स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। अब जब ये सेल टूटेगा दो हिस्सों में, एक सेकंड यहाँ पे मैं पेन से बनाती हूँ। ये एक सेल है, जब ये सेल दो हिस्सों में टूटेगा तो ये क्या करेगा? ये तो पेरेंट सेल है, तो ये प्रोटीन को दूसरे सेल में देने के काम आएगा, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी। इतना समझ में आया? जी मैम। जो मैम ये ऊपर वाला है ये टूट जाता है और नीचे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं टूटता। सेल पूरा डिवाइड होता है, वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। तो उसके लिए कल तक का वेट करेंगे, ठीक। मीन्स आपको मैं वो सिंपल सी चीज बताना चाह रही थी कि जब वो सेल का डिवाइड होता है तो उसमें चला जाता है। देखिए गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? ये साइड से स्लाइड कट रही है, इसको थोड़ा अच्छा, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। Golgi apparatus consists of stack of closely
फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। ठीक है, देखिए ये गोल्जी एपरेटस जो होता है वो एक ऐसे बट इसके तरह होता है, स्टैक की तरह होता है, जिसके अंदर ना चीजें ऐसे फोल्ड फोल्ड फॉर्म में रहती है, फ्लैटन फॉर्म में। इट इज प्रेजेंट इन द सेल बट इट इज लार्जर इन दोज दैट सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। ये सेल के अंदर, सभी सेल के अंदर प्रेजेंट तो होता है, पर ज्यादा अमाउंट में किसके अंदर होता है? ऐसे सेल के अंदर जो सिंथेसाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं प्रोटीन। The protein move from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus, where they are packed into membrane-bound vesicle and called secretory granules. देखिए, ये जो हमारा सेल है ना, ये एक मशीन के तरह है। इसको इमेजिन करते जाएंगे अभी, ठीक है। हम लोग एक सेल में भी हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? साइटोसोल पढ़ा जो उसका लिक्विड था, फिर हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस पढ़ा, जो क्या कर रहा है? राइबोसोम बना रहा है, ठीक है। और जो राइबोसोम बना रहा है वो निकल रहा है और फिर वो क्या कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके चिपक जा रहा है। तो वो उसमें भी दो प्रकार के हैं, एक स्मूथ और रफ, ठीक है। अब जो स्मूथ वाले का काम तो हो गया, लिपिड बना दिया, स्टेरॉइड बना दिया, और जो रफ वाला है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो उसने जो प्रोटीन बनाया है ना, वो सीधा सेल से बाहर नहीं जाता, वो क्या करता है? आता है गोल्जी एपरेटस के पास, ठीक है। ये गोल्जी एपरेटस के पास आ गया। अब गोल्जी एपरेटस के पास आया, अब वो तो हमारा जो सेल का गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ने चिट्ठी लेके आई और फिर हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? आपके पास आप चिट्ठी लेके जाते हैं, वो उस चिट्ठी को बढ़िया से स्टैम्प वैम्प लगाते हैं कि किस पते में जाना है, और फिर वो पैक होके दूसरे पते में चला जाता है। वैसे ही गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन आया और फिर वो पैक हुआ into a membrane bound vesicle called secretory granules, ठीक है। This vesicle are stored and when needed they move to plasma membrane and fuse with it and the content leave the cell by exocytosis, ठीक है। जैसे मैंने उसमें भी बोला था एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे भी होता है। सेल से जो चीजें बाहर निकलती है, इसका एक मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। एक मिनट, खाली स्थान पे चलते हैं। इसमें प्रोटीन रहता है, उसमें प्रोटीन रुका रहता है, मतलब जैसे कि देखिए जी। आप एक पोस्ट ऑफिस वाले के पास गए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? एक जगह का नाम लेते हैं, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार वाले पोस्ट ऑफिस में आप गए, आपने अपना सामान दिया और आपको उस पोस्ट ऑफिस से वो सामान मुंबई भेजना है, ठीक है। तो उसने लिया और आपके पास आपका सामान लिया, आपसे वो स्टैंप वैम्प लगवाया, पैक करके रख दिया। अब जब मुंबई जाने वाली गाड़ी आएगी, जब वो सामान आएगा तभी तो वो उसको पैक करेगा और भेजेगा। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो प्रोटीन उसको देता है, उसको वो रखता है और जब जरूरत पड़ती है तब उसको वो भेज देता है, मतलब उसको पैक करता है, स्टोर करता है और फिर ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, क्योंकि ये टर्म बार बार आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे मेम्ब्रेन हो गए। जब किसी चीज को सेल से बाहर जाना होता है तो क्या होता है? ये ऐसे करके ना इधर कोने में आ जाता है, ठीक है। फिर सेल क्या करता है? उसको इधर से बाहर निकालता है और ये चीज जो है सेल से बाहर निकल जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पहले क्या हुआ? सेल के अंदर था, फिर इससे क्या हुआ? ये चीज इस कोने में आ गई और फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है और फिर ये सेल जो है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये जो है ऐसे ही हमारा प्रोटीन जो है सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? जो एक्सोसाइटोसिस बार बार टर्म आ रहा है ना, उसका मतलब यही होता है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारी चीजें सर के ऊपर से निकल रही है? नहीं मैम, आ रहा है समझ में, ऐसा नहीं है। आ रहा है समझ में, अच्छा है, आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, कि मैं कुछ ज्यादा, ठीक है। तो इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। एक गोल्जी एपरेटस का डायग्राम भी देख लेते हैं कैसा दिखता है भाई। ये हाँ। हाँ है गोल्जी एपरेटस, ये है देखिए गोल्जी एपरेटस। गोल्जी में फ्लैट स्ट्रक्चर है और फिर देखिए इन लोग का स्ट्रक्चर भी आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, यहाँ से ये न्यूक्लियोलस से निकला राइबोसोम, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका और फिर यहाँ से आ गया इसके पास और फिर इन्होंने उसको पैक किया, स्टोर किया। तो देखिए सारी चीजें कैसे एक दूसरे के आसपास है, ठीक है। अब हम लोग
क्या पढ़ने वाले थे, शायद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं, तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर वापस ना आना पड़े। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस किसको बोलते हैं बताइए तो, कहाँ, कौन से एरिया में पावर हाउस होता है? किसी का माइक ओपन है और वो बोल नहीं रहे शायद, किसी को नहीं पता पावर हाउस कहाँ होता है? मैम वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, पावर ग्रिड। हाँ, पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। तो पावर हाउस कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या हमारे सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? सेल में रिलीज होता है एटीपी, जो कि एनर्जी फॉर्म है। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे? ठीक, सेल, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेस sausage shaped structure in a cytoplasm, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मेम्ब्रियस होता है, और सॉसेज शेप होता है इसका स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। समटाइम डिस्क्राइब एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कभी कभी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देखेंगे। दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन। जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, क्रेब साइकिल जब पढ़ेंगे आप लोगों ने, अगर क्रेब साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है और वो चेंज होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, उसके अलावा भी प्रोसेस होता है, फिर वो एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 32 एटीपी रिलीज करता है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। The process by which the chemical energy is made available in the cell, and this is in the form of ATP. क्या किसी को ATP का फुल फॉर्म पता है? बताइए बताइए। अडाइनो ट्राइफॉस्फेट। एडाइनो, एडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP भी होता है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। Which release energy when cell breaks it down, ठीक है। जब सेल ब्रेक होता है, जब वो एनर्जी रिलीज होती है, वो होता है एटीपी। Synthesis of ATP is the most efficient in the final stage of aerobic respiration, ठीक है। A process requiring oxygen. The most active cell types have greatest number of mitochondria. ऐसे सेल जिसके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कौन कौन से हैं? लीवर, मसल और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, और ये जो थर्ड है स्पर्मेटोजोआ, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के और क्या फंक्शन है? लिपिड के ऑक्सीडेशन में और सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। आप मुझे बता सकते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ देर और पहले पढ़ा था कि स्टेरॉइड्स किसी और चीज से भी सिंथेसिस होता है, किसमें पढ़ा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाई, उसको फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बता सकता है? उसका भी एक टर्म है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब होगा कि जो भी चीजें खराब है वो चीजें आके लाइजोसोम में आ जाती होंगी, ठीक है। ये हम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। अब देखते हैं एक्चुअली है क्या। Lysosome are one type of secreted vesicle with the membrane's wall formed by Golgi apparatus. Golgi apparatus के से ही बना है, ठीक है। उसके एक सेक्रेटरी वेसिकल्स के मेम्ब्रेन वॉल से ये फॉर्म हुआ है। दे कंटेंट वेराइटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या कंटेंट करता है? बहुत सारे एंजाइम्स
इन्वॉल्व इनटू ब्रेकिंग ऑफ फाइब्रिन, मतलब जो ऑर्गेनेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं और फिर ये जो फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स है उसको ये कंटेंट करता है, जैसे आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनसाइड द सेल इनटू स्मॉलर पार्टिकल दैट इज आइदर रिसाइकल और एनग्रेस्ड फ्रॉम सेल एज ए वेस्ट मटेरियल। जैसे कि देखिए जो लाइसोसोम है इसके अंदर क्या होता है, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देते हैं, या तो ये रिसाइकल हो जाएंगे या फिर वो खराब मटेरियल की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है इन व्हाइट ब्लड सेल कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बाहरी मटेरियल, फॉरेन मटेरियल जो होते हैं उस जैसे कि माइक्रोब्स, उसको खत्म करने में यूजफुल हो, ठीक है। इतना समझ में आया। लाइसोसोम जो है एक और पार्ट में है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी कहा गया, नहीं, सेंट्रोसोम। This directs the organization of microtubules within the cell. ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि हमारे सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आती हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर कहाँ है। अब अगर कोई इंसान इसको पढ़ेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे है करके, ठीक है। तो इसलिए ये चीजों को थोड़ा ध्यान से, अटेंशन से पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप आराम से दे सकते हैं। It consists a pair of centrosome, small cluster of microtubules and play an important role during cell division. तो सेंट्रोसोम का काम कब होता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, माइक्रो सेंट्रोसोम इज द मेजर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो मैम इसमें आपने जो बताया सेंट्रोसोम, इसका काम क्या है मतलब? इसका काम है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है बताओ तो? जब एक मतलब सेल ये मतलब इसको भागों में बांटता है ऐसा? जब एक सेल दो हिस्सों में टूट जाए, जब ऐसे सेल बना है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, उसके उसके अंदर माइटोसिस, मियोसिस ऐसा कुछ फंक्शन होता है, फिर वो दो हिस्सों में टूट जाता है। तो जो सेल डिवीजन होता है उसका जो फंक्शन, उसमें जो रोल प्ले करता है वो होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। एक और चीज पढ़ेंगे, लास्ट चीज है ये आज की, राइबोसोम। राइबोसोम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ आरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स है, किससे कंपोज्ड होता है, आरएनए से। कोई बताएगा आरएनए किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल कुछ है। रेड राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरएनए पूछा था मैंने, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड द प्रोटीन्स Ribosomes are most important cell organisms composed of RNA and protein that converts genetic code into chain of amino acid, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है जो किससे किससे बना है, आरएनए और प्रोटीन से, ठीक है। जो क्या काम करता है, जेनेटिक कोड्स को एमिनो एसिड के चेंज में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो क्या काम करता है, यहाँ पे एक ये है एमिनो एसिड के चेन में चेंज करने वाला, ठीक है। राइबोसोम परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस का काम, ठीक है। अब 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, उसको एक बार देख लेंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो जो भी उसका फर्स्ट टर्म है उसके साथ वो लगा हुआ है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। अब देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये करता है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सीधा सीधा प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। पर जो राइबोसोमल आरएनए होता है
ये जॉइंस विथ राइबोसोमल प्रोटीन टू मेक राइबोसोम। ठीक है, जो राइबोसोम्स के प्रोटीन होते हैं उसके साथ ये जुड़कर राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, और जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये बाइंड टू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसको बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है? मैम प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, होल्ड इट इनटू प्लेस ऑन राइबोसोम अंटिल इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका काम क्या हुआ, ये एमिनो एसिड के साथ बाइंड किया, उसके साथ तब तक रोका जब तक प्रोटीन का ट्रांसलेशन में हेल्प ना हो जाए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। पहला जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। फिर दूसरा वाला क्या करता है, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़कर राइबोसोम बताते हैं। तीसरा वाला क्या करता है, बाइंड्स विद एमिनो एसिड एंड होल्ड इट टू द प्लेस टू राइबोसोम। एमिनो एसिड के साथ बाइंड करेगा, फिर उसको होल्ड्स इनटू प्लेस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक ट्रांसलेशन का प्रोसेस ना हो जाए, प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, क्योंकि मैम एंडोप्लाज्मिक ये दूसरा और तीसरा एक बार और बता दें। इसको मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। तो एक मुझे बताइए, किसी को समझ आया हो तो वो अपने भाषा में बताइए, कुछ नया पक्ष मिलेगा हमें। किसी को समझ में आया ये चीज? यस मैम। मैम दूसरा वाला जो है वो जॉइन होता है राइबोसोमियल प्रोटीन से राइबोसोम फॉर्म करने के लिए, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो बाइंड होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड वो प्रोटीन के सिंथेसिस से ही बनता है, अमीनो एसिड जो होता है, तो वो पहले उससे बाइंड होगा, उसके बाद होल्ड करेगा वो राइबोसोम को एक प्लेस में, और उसके बाद जब तक वो प्रोटीन के साथ ना मिल जाए। ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये डीएनए वाला प्रोसेस है, इसको हम कल पक्का पढ़ेंगे कि कैसे हमारा सेल डीएनए आरएनए, मतलब सेल का डिवीजन कैसे होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। और अब एक बार देख लेते हैं कि सिंपल हम लोगों ने इतना डीप में पढ़ा, अब किसका क्या फंक्शन था। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेल्स का नाम दिया है और ये फंक्शन दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पैसेज वे होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एक रास्ता बनना जो सेल में ट्रांसपोर्ट कर सके, पैसेज वे फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल विद इन सेल। ठीक है, एक रास्ता बनना सेल के ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंथेसिस ऑफ लिपिड का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। प्रो क्या है, प्रोटीन एमिनोस, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, फिर भी देखते हैं। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड और डैमेज प्रोटीन, डैमेज और ओल्ड प्रोटीन जो होता है उसको रखने वाला जो जगह होता है वो प्रोटो एमिनोज होता है। गोल्जी एपरेटस का क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम सिक्रेशन ऑफ सेल। ये चीज यहाँ पे नहीं बताई गई है कि ये गोल्जी एपरेटस कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में भी काम करता है और क्या करता है, सिक्रेशन, पैकिंग ऑफ द मटेरियल फॉर सिक्रेशन ऑफ सेल। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ नया नया बताया है, तो ऐसा करते हैं, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें से आप मुझे बताइए, गोल्जी एपरेटस का मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या काम करता है? उसमें सिंथेसिस बताया था, उसका सिंथेसिस और एक्सपोर्ट करता है प्रोटीन को। बट यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, ये किसी और बुक से लिया है इसलिए शायद इसमें कुछ और बताया गया हो, तो इसको बताने के लिए इसके फिर से कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ही हम एक बार देखते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया उसको उसने पहले पैक किया, स्टोर किया और फिर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के रूप में सेंड कर दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी के सिंथेसिस में काम करते हैं। लाइसोसोम का मैंने क्या बताया था, ये हमारे बॉडी में ब्रेकिंग डाउन का काम करता है और जो सुसाइडल बैग होता है उसका काम करता है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं और ये सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंट रोल में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एक बार
लोग को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। मैम इसमें आपने बोला कि किसी और बुक से लिया है, तो फंक्शन तो सेम ही रहना चाहिए ना, तो ऐसे कैसे एक में प्रोटीन? नहीं नहीं, देखिए ये कॉन्सेप्ट ना मैं आपको कल बताती हूँ जिस बुक से मैंने पढ़ा है ना, ताकि मुझे ये पता चल सके इसमें अंदर में क्या है। ठीक है, जब मैं इसको डीप में पढ़ के आपको बताती हूँ कल, ये चीज मैं लिख लेती हूँ, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बता रही। ठीक है, ये कल आपको मैं बता दूंगी। बाकी और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। एक बार मैं अब स्लाइड ऑफ करती हूँ। भानु, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।